इंडियन गवर्नर्स कितने पावरफुल होते हैं? भारत में राज्यपाल के पद के क्या मायने हैं? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। अभी हाल ही में कई राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना गवर्नर्स कितने पावरफुल होते हैं उस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है। तो जब संविधान सभा ने देश के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना तो उसी तरह का सिस्टम राज्यों में भी लाने की सोच रखी गई। जैसे देश में राष्ट्रपति सबसे ऊपर होते हैं, शीर्ष पद पर होते हैं, वैसे ही राज्यों में गवर्नर सबसे टॉप पोस्ट पर होते हैं। प्रेसिडेंसी की लिस्ट में भी पहले राष्ट्रपति आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और फिर उसके बाद आते हैं गवर्नर्स। गवर्नर की दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक तो वो स्टेट के हेड होते हैं और दूसरी तरफ से वो सेंटर यानी कि केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। मतलब गवर्नर का काम एक तरह से दोनों साइड को बैलेंस बनाए रखना भी है। स्टेट और सेंटर दोनों के बीच की एक कड़ी जो है वो राज्यपाल को उस तरह से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल जो है वो कितने पावरफुल होते हैं। तो गवर्नर हेड ऑफ स्टेट होते हैं, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नर के फाइनल साइन के बाद ही पूरे किए जाते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं, वैसे ही गवर्नर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो है वो की जाती है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट एडवोकेट जनरल, वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज और स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमिश्नर भी गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। इतना ही नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट भी होते हैं गवर्नर। इसलिए अगर विधानसभा में कोई बिल पास होता है तो वो तब तक एक्ट नहीं बनता है जब तक उस पर गवर्नर का अप्रूवल ना मिल जाए। इसके अलावा भी विधानसभा में गवर्नर के पास कई पावर्स होते हैं, जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव कब होंगे। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उन सबका नॉमिनेशन भी गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 213 जो है वो राज्यपाल को ये ताकत देता है कि जब राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य में अचानक से कोई बड़ी महामारी फैल जाती है, उसे कंट्रोल करने के लिए तुरंत कोई नया नियम या कानून जो है वो उसकी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन उस समय में विधानसभा का जो सत्र है वो नहीं चल रहा होता है। ऐसे में राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जिससे वो नियम तुरंत लागू किया जा सके। हालांकि इस आर्टिकल में कई रिस्ट्रिक्शंस जो है उनकी बात भी कही गई है, जैसे ये ताकत गवर्नर तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब राज्य विधानसभा का सत्र न चल रहा हो। कुछ मामलों में गवर्नर को पहले राष्ट्रपति की मंजूरी भी लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 161 राज्यपाल को ये अधिकार देता है कि वो किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, घटा सकते हैं, टाल सकते हैं या बदल सकते हैं अगर वो व्यक्ति किसी राज्य के कानून के तहत दोषी ठहराया गया हो तो। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को राज्य के कानून के तहत 10 साल की सजा मिली हुई है। अगर वो व्यक्ति कई सालों से जेल में है, अच्छा व्यवहार दिख रहा है या उसके साथ कोई मानवीय कारण जुड़ा हुआ हो, जैसे मान लीजिए वो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो राज्यपाल जो है वो आर्टिकल 161 के तहत उसकी सजा को घटा सकते हैं या पूरी तरह से माफ भी कर सकते हैं। हालांकि अगर अपराध केंद्र सरकार के कानून से जुड़ा हुआ होता है तो ये पावर राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत होती है। अब सवाल ये आता है कि क्या राज्यपाल जो है वो अपने हिसाब से सारे डिसीजंस ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 में लिखा है कि राज्यपाल को उनके कामों के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह जो है वो लेनी होगी, लेकिन कुछ खास मामलों में राज्यपाल अपने विवेक से भी फैसले ले सकते हैं। ये सिचुएशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कब गवर्नर इंडिपेंडेंटली जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर ही करते हैं, लेकिन अगर पार्टी मेजॉरिटी खो दे या फिर चीफ मिनिस्टर को किसी भी वजह से वो अपने पोजीशन से हट जाते हैं और सरकार जो है वो गिर जाती है, ऐसी सिचुएशन में किसे सरकार बनाना है उसके लिए जो इन्विटेशन होता है वो गवर्नर ही भेजते हैं और किस पार्टी को ये इन्विटेशन भेजा जाएगा ये सब डिसाइड जो है वो गवर्नर खुद से ही करते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर किसी तरह का खतरा है तो वो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाने की बात भी राष्ट्रपति से कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्यों गवर्नर पर ये आरोप लगे हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ ज्यादा देते हैं। गवर्नर वर्सेस स्टेट के बीच कई बार इसको लेकर टेंशन भी देखने को मिली है। जैसे दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने दिल्ली के एलजी पर कई बार ये आरोप लगाए थे कि वो केंद्र सरकार के इशारों पर चल रहे हैं। तो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन वो लोग वही होते हैं जिनका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया होता है और ये आरोप इसी वजह से बार बार लगाए जाते हैं। लेकिन ये टेंशन जो है वो अभी देखने को नहीं मिल रही है। इसका इतिहास जो है वो काफी पुराना है। जब कभी भी केंद्र में और राज्य में अलग अलग पार्टियों की जो सरकार होती है तब ये टेंशन ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसा
वीपी सिंह की सरकार से लेकर नरसिम्हा राव की सरकार में देखने को मिला। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब ये देखा गया कि जो भी जिस टाइम पे उन गवर्नर की अपॉइंटमेंट की गई थी, जब दूसरी सरकार आई तो उन्होंने वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, उन गवर्नर का ट्रांसफर कर दिया गया और नए गवर्नर जो थे वो अपॉइंट किए गए थे। तो संविधान सभा ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर तैयार किया तो उसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, देश का जो लोकतंत्र है वो सही ढंग से काम कर सके और मजबूत हो सके, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो स्वतंत्रता के साथ काम कर सके, और इसीलिए गवर्नर को हेड ऑफ स्टेट बनाया गया था। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में गवर्नर जो है वो कई बार बीच में आ जाते हैं, जैसे कि हमने महाराष्ट्र में देखा, जैसा हमने बिहार में भी देखने को मिला। तो ये जो टेंशन है वो कई बार देखने को मिलती है। हालांकि जो गवर्नर के पावर्स हैं वो काफी ज्यादा है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि गवर्नर जो है वो कितने पावरफुल होते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।